स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। देखो, आज जो मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि मैं मेडिसिनल केमिस्ट्री पे वीडियोस बनाऊंगी। आज मैं लेकर के आ गई हूँ मेडिसिनल केमिस्ट्री यानी सेमेस्टर बी फार्म सेमेस्टर 4 का मेडिसिनल केमिस्ट्री पार्ट 1, यानी कि बी फार्म सेमेस्टर 4 का मेडिसिनल केमिस्ट्री 1 में एंड 1 में फर्स्ट यूनिट हम डिस्कस करेंगे। एंड फर्स्ट यूनिट में क्या है, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। एक्चुअली मैंने क्या डिसाइड किया है कि मैं वो टॉपिक्स ना कवर करके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, फर्स्ट यूनिट में भी आपका जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन में ड्रग मेटाबॉलिज्म फेज 1 फेज 2। हम जो शुरू करेंगे वो हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन से शुरू करेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको इन सारे लेक्चर्स के जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उस चैनल को ज्वाइन करिए एंड आपको हैंड रिटन नोट्स हर एक वीडियो लेक्चर के आपको उस टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। ओके, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए एंड कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके ना, तो शुरू करते हैं। देखो, बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन, देखो हर एक वर्ड में बोलती हूँ ना हमेशा कि हर एक वर्ड अपने आप में दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, यानी कि वो वर्ड इटसेल्फ में कहता है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब, बायो मतलब क्या, लिविंग, ठीक है ना, यानी कि बायो लिविंग बॉडी। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कन्वर्जन। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाऊं, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कन्वर्जन, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट का एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्जन, यानी कि उसके आप बोल सकते हो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में या उसके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक में किसी भी चीज में उसका कन्वर्जन हो जाना, उसी को हम बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। अब बायो ट्रांसफॉर्मेशन का हमें मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या यूज है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा। अब उससे भी पहले मैं समझाती हूँ कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना हमारे फार्माकोकाइनेटिक, क्या फार्माकोकाइनेटिक का एक पार्ट है। फार्माकोकाइनेटिक सबको पता है ना क्या होता है। व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, ये हमें पता है कि भाई फार्माकोकाइनेटिक का मतलब क्या है कि बॉडी क्या एक्शन प्रोड्यूस करेगी जैसे ही ड्रग बॉडी में एंटर करेगी, दैट इज व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, ठीक है ना। एंड डायनेमिक भी हमको पता है क्या होता है डायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक का मतलब है व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, है ना, डज टू द बॉडी। ये सिंपल हमें पता है कि भाई फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक में ये चीजें होती हैं। अब हमारे सिलेबस में है ड्रग मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। अब ड्रग मेटाबॉलिज्म किसका पार्ट है, दैट इज अ फार्माकोकाइनेटिक का। फार्माकोकाइनेटिक में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं हमारे, फार्माकोकाइनेटिक में आता है हमारा एब्जॉर्प्शन। हमें पता है कि देखो सिंपल बात है कि जब ड्रग बॉडी में जाएगी ना तो बॉडी चार चीजें बेसिकली करती है। पहला करती है एब्जॉर्प्शन, दूसरा करती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा करती है उसका मेटाबॉलिज्म एंड फोर्थ करती है उसका एक्सक्रिएशन। फार्माकोकाइनेटिक के अंदर में ही चार पार्ट आते हैं जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रिएशन, ठीक है ना। देखिए मैं क्या है इसको क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को स्टार्टिंग से चीजें नहीं पता हो, इसलिए मैंने स्टार्टिंग से शुरू किया कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन किसका पार्ट है, ठीक है ना, तभी हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म समझ सकते हैं। फार्माकोकाइनेटिक के अंदर हमारे चार पॉइंट्स आते हैं, यानी कि चार प्रोसेस हैं जो हमारी बॉडी करती है जब ड्रग बॉडी में जाती है। तो पहला होता है एब्जॉर्प्शन, यानी ड्रग को एब्जॉर्ब करके, डिस्ट्रीब्यूशन यानी इसको बॉडी में उस ड्रग को ब्लड के थ्रू बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना। तीसरा होता है मेटाबॉलिज्म, वही अब हम पढ़ेंगे। मेटाबॉलिज्म होता है कि ड्रग मॉलिक्यूल की मॉइटी को चेंज करना, कन्वर्ट करना एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। एक चीज हमेशा याद रखनी है, मेटाबॉलिज्म का मतलब ये नहीं है कि एक्टिव ड्रग को इनएक्टिव में कन्वर्ट कर देना, ऐसा नहीं होता है। इसमें कई सारी चीजें होती हैं, कभी ड्रग एक्टिव से इनएक्टिव होती है, इनएक्टिव से एक्टिव होती है। सिर्फ अगर हम ये कहें कि ड्रग इनएक्टिव होती है, दैट इज अ रॉन्ग कंसेप्ट, ठीक है ना। आगे हम समझेंगे इसका मतलब क्या है। एंड फोर्थ वन इज दैट इज एक्सक्रिएशन। ये चार चीजें होती हैं जो हमारे फार्माकोकाइनेटिक में होती हैं। अब मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, अब हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में हमारे मेडिसिनल केमिस्ट्री में मेटाबॉलिज्म क्यों दिया गया है ये हम आगे समझते हैं। अब देखिए
इसका मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, क्यों हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में बायो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़ रहे हैं, एब्जॉर्प्शन नहीं पढ़ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं, एक्सक्रिएशन नहीं पढ़ रहे हैं, मेटाबॉलिज्म क्यों पढ़ रहे हैं? इसका रीजन ये है कि मान लीजिए क्या है ना, एक ड्रग है, ठीक है ना। अब ड्रग जब हमारी बॉडी में जाती है तो वो कन्वर्ट होती है, ठीक है ना, किसके प्रेजेंस में? बहुत सारी हमारी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं, एंड इन एंजाइम्स की प्रेजेंस में वो ड्रग एक मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होती है, ठीक है ना। मेटाबोलाइट यानी कि ड्रग जब एंजाइम्स उस पर एक्ट करेंगे तो उसका फेज चेंज होगा, ठीक है। एंड वो मेटाबोलाइट समटाइम्स एक्टिव भी हो सकता है, इनएक्टिव भी हो सकता है, एंड वो हो सकता है कि उसका एक्शन जो है वो प्रीवियस अपने पेरेंट ड्रग से ज्यादा हो जाए। मतलब मेरे कहने का ये है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में बायो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने का सिर्फ सिंपल सी बात ये है कि जो ड्रग मॉलिक्यूल हैं जब उन पे एंजाइम्स काम करते हैं, ठीक है ना, तो उन एंजाइम्स की वजह से हमारे ड्रग की कौन सी मॉइटी में क्या चेंज होता है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है, कौन से बॉन्ड चेंज होते हैं, कौन सी रिंग चेंज होती है, किसके बीच में हाइड्रोक्सिलेशन होता है, किसके बीच में जो है एल्डिहाइड कन्वर्जेशन होता है, ये सारी चीजें जो है हम मेटाबॉलिज्म में पढ़ते हैं। मतलब ये एक ऐसा फेज है जिसमें ड्रग मॉलिक्यूल एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। सो इसमें हम यही स्टडी करेंगे कि जो ड्रग मॉलिक्यूल है एंजाइम्स की प्रेजेंस में क्या क्या चीजें उस ड्रग मॉइटी में चेंज होती हैं हमारी बॉडी के इंटरनल एंजाइम्स की प्रेजेंस में। समझ के बात को? दिस इज अबाउट द बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या कह रही है हमारी बायो ट्रांसफॉर्मेशन की? बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज इन जनरल अ प्रोसेस विच अल्टर द ड्रग इफेक्ट, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ड्रग का इफेक्ट अल्टर्ड हो जाता है। अब अल्टर्ड का मतलब चेंज हो जाना, या तो वो इफेक्ट जो है वो डिक्रीज हो सकता है या वो इफेक्ट जो है वो इंक्रीज हो सकता है ना। सो एंड ये जो इफेक्ट है लास्ट में, ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन किस लिए यूजफुल है? जो ड्रग है उसको एक्सक्रिएट करवाने के लिए बॉडी में, ठीक है ना, बॉडी से एक्सक्रिएट क्यों करवाना है भाई? जैसे हम जो ड्रग खाते हैं वो अगर एज इट इज हमारी बॉडी में रहेगी तो एक्यूमुलेट हो जाएगी और अपना एक्शन जो या हो सकता है कोई एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करे। सो उसको बॉडी से एक्सक्रिएट करवाने के लिए उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं ताकि वो यूरिन के थ्रू या हमारी बॉडी के एक्सक्रिएटरी मटेरियल के थ्रू एक्सक्रिएट आउट हो सके, ठीक है ना। इसलिए उस ड्रग में चेंजेस किए जाते हैं इनसाइड द बॉडी, एंड देन वो जो ड्रग है एक इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो बॉडी से एक्सक्रिएट आउट हो जाती है, ठीक है ना। सो अब देखिए होता क्या है कि ड्रग क्या है हमारी, एक ये मान लीजिए ये हमारी ड्रग है, ठीक है ना। अब ड्रग पे हमेशा क्या काम करते हैं? एंजाइम्स। अब ये एंजाइम्स कहाँ से आते हैं? ये हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। खासकर ये जो एंजाइम्स है ये हमारे सेल के या बोल सकते हैं लीवर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, किसमें? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये जो एंजाइम्स है ना ये पाए जाते हैं, एंड यही एंजाइम ड्रग पे एक्ट करेंगे एंड देन उसको किसमें कन्वर्ट करेंगे? मेटाबोलाइट में, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ना मेटाबोलाइट से मतलब क्या है? मेटाबोलाइट यानी कि ड्रग का कन्वर्जन होना। अब मेटाबोलाइट 3 तरह के बन सकते हैं, कौन कौन से? यानी कि ड्यूरिंग द बायो ट्रांसफॉर्मेशन द मेटाबोलाइट में बी कौन कौन से हो सकता है? पहला दैट इज इनएक्टिव, दूसरा आता है हमारा लेस एक्टिव, एंड तीसरा आता है हमारा मोर एक्टिव। यानी कि जब ड्रग पे एंजाइम्स काम करेंगे तो जो मेटाबोलाइट बनेगा, जो चेंज होगा वो 3 तरीके का चेंज आ सकता है। या तो जो ड्रग है उसका जो मेटाबोलाइट बनेगा कन्वर्ट होकर के वो इनएक्टिव हो सकता है, यानी कि जो ड्रग पे जब एंजाइम काम करेगी तो ड्रग क्या है? इनएक्टिव हो जाएगी, उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा एंड वो बॉडी से एक्सक्रिएट आउट हो जाएगी, ठीक है ना। या फिर वो जो ड्रग है जब उस पर एंजाइम काम करेंगे तो वो जो ड्रग है लेस एक्टिव रहेगी लेकिन लेस एक्टिव रहेगी, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहेगी, ठीक है। इट मीन्स कि वो अपना जो रिस्पॉन्स है वो भी कम प्रोड्यूस करेगी। फिर आता है मोर एक्टिव। यहाँ पे क्या होगा कि जब ड्रग पे जब एंजाइम्स काम करेंगे तो उस ड्रग को ज्यादा एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया डायजेपाम, ठीक है ना, डायजेपाम। अब डायजेपाम क्या है? हमारी ड्रग है,
क्या है? डायज़ेपाम क्या है हमारी सेडेटिव हिप्नोटिक की तरह भी यूज होती है, एंटी एपिलेप्टिक भी यूज होती है, कई सारे रीजन, कई सारे एंटी डिप्रेसेंट भी यूज होती है, कई सारी जगह यूज होती है। यानी अभी डायज़ेपाम पे जब हमारे लीवर के एंजाइम काम करेंगे तो ये इसको कन्वर्ट कर देते हैं, मॉइटी है उसका नाम है ऑक्साजिपाम, ऑक्साजिपाम। अब क्या हमने जो ड्रग दी वो डायज़ेपाम थी और जब उसमें एंजाइम काम किया तो वो कन्वर्ट हो गई ऑक्साजिपाम में। अब ये कैसे कन्वर्ट हो जाती है? ड्रग के ऊपर कोई ग्रुप लग जाएगा या कोई ग्रुप रिमूव हो जाएगा या उसमें कोई फंक्शनल बॉडी या उसमें फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाएगा, कोई बॉन्ड रिमूव हो जाएगा, जिसकी वजह से उस ड्रग की जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है, ठीक है ना। सो डायज़ेपाम पे जब एंजाइम्स काम किए तो ऑक्साजिपाम बना एंड दिस ऑक्साजिपाम इज मोर एक्टिव ड्रग। सो यहाँ पे जो हमारी पेरेंट ड्रग है दिस इज द प्रो ड्रग, क्या निकली? ये प्रो ड्रग, यानी कि अब ये एक इनएक्टिव थी, ठीक है। अब ये इनएक्टिव जब हुई तो अब ये क्या थी? एक इनएक्टिव थी। इस इनएक्टिव पे जब एंजाइम काम किया तो दिस ड्रग बिकम्स मोर एक्टिव, ठीक है ना। यही रीजन है मेटाबॉलिज्म का कि मेटाबॉलिज्म में सिर्फ जो मॉइटी है जब वो मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होगी तो सिर्फ ऐसा नहीं कि वो सिर्फ लेस एक्टिव होगी या आप बोल सकते इनएक्टिव होगी, वो मोर एक्टिव में भी कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है कि जो लास्ट में जितना भी होगा मेटाबॉलिज्म का जो लास्ट फेज होता है उसमें ड्रग को इनएक्टिव ही किया जाता है। अब ये हम आगे पढ़ेंगे फेज 1 एंड फेज 2। जो लास्ट स्टेज है ना मेटाबॉलिज्म का, उस लास्ट स्टेज में ड्रग को इनएक्टिव ही करना है ताकि बॉडी से वो एक्सक्रिएट आउट हो जाए, ठीक है ना। अब देखिए, यानी कि अब हमने इतना समझा कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन में ड्रग मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होता है, चेंजेस होते हैं। इसका एग्जांपल हमने देखा। अब मेटाबोलाइट लेस एक्टिव हो सकता है, मोर एक्टिव हो सकता है एंड इनएक्टिव हो सकता है, ठीक है ना। अब हम ये देख लेते हैं क्या प्रोसेस है, कौन से फेज है जिसके थ्रू बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ओके, सो लेट्स कम टू द फेजेस ऑफ द ड्रग ट्रांसफॉर्मेशन या बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो जो हमारी एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं, enzymatic reactions involve two phases, कौन सा? that is a phase 1 and phase 2 जो आपकी सिलेबस में मेंशन है, phase 1 and phase 2। अब phase 1 में क्या होता है? phase 1 सो सिंपल इतना समझिए, फेज 1 में जो हमारी जो भी ड्रग है ना उसमें चेंजेस किए जाएंगे और उस ड्रग को पोलर बनाया जाएगा। पोलर, उसमें पोलर ग्रुप्स ऐड किए जाएंगे या फिर जो ग्रुप्स है उनको पोलर ग्रुप्स में ऐड किया जाएगा। पोलर का मतलब क्या होता है कि ऐसे ग्रुप्स या ऐसे सब्सटेंसेस या आप बोल सकते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं पोलर ग्रुप्स, ठीक है। अब ये वाटर में डिसॉल्व क्यों करवाना है भाई? वाटर में डिसॉल्व होंगे तभी तो वो यूरिन के थ्रू बॉडी से वो ड्रग एक्सक्रिएट आउट होगी। इसलिए जो भी मॉलिक्यूल है, जो भी ड्रग है हमारी, फेज 1 में हम क्या करते हैं? उस ड्रग मॉलिक्यूल को पोलर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये पोलर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ड्यू टू द एंजाइम प्रोसेस, ठीक है ना। सो फेज 1 इट इन्वॉल्व्स, it convert the parent drug समझ रहे होंगे आप लोग। पैरेंट ड्रग का मतलब है कि उस जो मेन ड्रग है हमारी, ठीक है ना, जो हमने ली, जो इनटेक की, उसी को हम बोल रहे हैं पैरेंट ड्रग। इट कन्वर्ट द पैरेंट ड्रग टू अ मोर पोलर, ये चीज आपको अंडरलाइन करनी है, पोलर मेटाबोलाइट to make it easy for excretion, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या ध्यान देना है, जो हमारा फेज 1 है इसमें पेरेंट ड्रग जो है उसको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ताकि ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो सके। अब फेज 1 में हमारे 3 प्रोसेस हैं, फेज 1 को इन्वॉल्व करते हैं। कौन कौन सा भाई? किस तरीके से हम पोलर में कन्वर्ट करेंगे? तो पहला आता है हमारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू, दिस इज द ऑक्सीडेशन। दूसरा आता है हमारा रिडक्शन के थ्रू एंड तीसरा आता है हमारा हाइड्रोलिसिस।
यानी कि फेज 1 में हम अपने ड्रग्स पे ऑक्सीडेशन, यानी हमारे ड्रग्स पे ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा एंड हाइड्रोलिसिस होगा, एंड दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ द पैरेंट ड्रग टू अ पोलर मॉलिक्यूल टू मेक इट एक्सक्रिएट फ्रॉम द बॉडी वाया यूरिन। ठीक है ना। अब आता है बात हमारा फेज 2 क्या है। फेज 2 समझते हैं। फेज 2 क्या है। फेज 2 इस तरीके से समझिए आप लोग, अगर आपने फार्माकोलॉजी तो पढ़ी होगी। फेज 2 में क्या होता है, कंजुगेशन होता है। कंजुगेशन का मतलब हम किसी चीज को ऐड करते हैं, उसी को हम बोलते हैं कंजुगेशन। सो फेज 2 जो प्रोसेस है दैट इज अ कंजुगेशन। इसमें हमारी ही बॉडी के कुछ सबस्ट्रेट हमारे ही ड्रग के मॉलिक्यूल में ऐड हो जाएंगे, ताकि उस ड्रग मॉलिक्यूल को मोर पोलर बना दिया जाए, ताकि वो बॉडी से एक्सक्रिएट आउट हो जाए। ठीक है ना, सिंपल बात इतनी है। फेज 1 में हमने क्या किया कि हमारे एंजाइमेटिक प्रोसेस के थ्रू या किसी उस प्रोसेस के थ्रू ड्रग को पोलर बनाया। ठीक है ना। कंजुगेशन में क्या होता है या फेज 2 में क्या होता है कि हमारी बॉडी के कुछ अब उसे एंजाइमेटिक प्रोसेस, उनमें कुछ चीजें ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ड्रग जो है वो मोर पोलर बन जाती है एंड वो बॉडी से एक्सक्रिएट आउट हो जाती है। अब यहाँ पे दो फंडा है। दो फंडा क्या है कि जो हमारा फेज 1 है ना, ऐसे समझाती हूँ मैं। देखिए, ये जो हमारा फेज 1 है ना, इससे जो पोलर मॉइटी बनी, ठीक है ना, अब जरूरी नहीं कि वो एज इट इज बॉडी से एक्सक्रिएट आउट हो जाए, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो पोलर मॉइटी है ये वापस से एंटर करती है फेज 2 में, यानी कि जो पोलर ड्रग है वो उतनी ज्यादा आप बोल सकते हैं कि एक्सक्रिएटेबल नहीं होती है, वो एक्सक्रिएट आउट नहीं हो सकती है। आप बोल सकते हैं, मैंने बताया जैसे प्रोड्रग का एग्जांपल, कि वो जो ड्रग है हमारी मोर एक्टिव स्पीसीज में कन्वर्ट हुई, तो अब तो वो एक्टिव स्पीसीज में कन्वर्ट हो गई ना फेज 1 में, लेकिन वो एक्सक्रिएट कैसे होगी बॉडी से, तो उसके लिए उस ड्रग को फेज 2 में आना पड़ेगा एंड देन वो ड्रग जो हमारी फेज 2 के थ्रू बॉडी से एक्सक्रिएट आउट होगी। सिंपल इतना समझिए। मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ ड्रग्स जो हैं फेज 1 में ही पोलर हो जाती हैं, उनमें कुछ ग्रुप्स लगा करके उनको एक्सक्रिएट आउट करवा दिया जाता है। लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो फेज 1 में भी पोलर होती हैं या पोलर नहीं हो पाती हैं, वो इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं एंड देन वो फेज 2 में एंटर कर जाती हैं, जिसको हम कंजुगेशन फेज बोलते हैं, एंड देन वो फेज 2 में आने के बाद वो एक्सक्रिएटेबल हो पाती हैं। ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो ड्रग फेज 1 में होगी वो फेज 2 में नहीं आएगी। जो फेज 1 की ड्रग है वो फेज 2 में भी एंटर करती है, ताकि वो ज्यादा पोलर हो सके और बॉडी से एक्सक्रिएट आउट हो सके। सिंपल बात इतनी है। ठीक है ना। सो फेज 2 इट रिएक्शंस इन्वॉल्व, फेज 2 रिएक्शंस इन्वॉल्व, reactions involve coupling the polar metabolite। देखिए यहाँ पे मैंने बोला है पोलर मेटाबोलाइट, यानी कि अब ये पोलर मेटाबोलाइट कहाँ से आया भाई, जाहिर सी बात है फेज 1 से आया है ना। मेटाबोलाइट मतलब इस पे एक बार बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, तभी वो मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हुआ, एंड वही मेटाबोलाइट फेज 2 में भी एंटर कर सकता है, ताकि वो बॉडी से एक्सक्रिएट आउट हो सके। ठीक है ना। सो रिएक्शंस इन्वॉल्व कपलिंग द पोलर मेटाबोलाइट विद एन एंडोजीनियस सबस्ट्रेट। मतलब कह रहे हैं कि वो जो मॉलिक्यूल हैं उनको हमारी ही बॉडी के, एंडोजीनियस मतलब हमारी ही बॉडी के कुछ सबस्ट्रेट के साथ उनको ऐड कर दिया जाता है या कपल कर दिया जाता है, ताकि वो बॉडी से इजीली एक्सक्रिएट आउट हो सके। इसी को हम बोलते हैं फेज 2। और फेज 2 में हमारे कौन कौन से फेज आते हैं, कौन से प्रोसेस आते हैं। फेज 2 में आता है हमारा कंजुगेशन है, इट मीन्स की सब चीजें जुड़ेंगी। तो यहाँ पे आता है हमारा ग्लूकोरोनाइड कंजुगेशन, ग्लूकोरोनाइड कंजुगेशन। ठीक है। फिर आता है हमारा क्या, सल्फेट कंजुगेशन। सब देखिए कंजुगेशन है, सल्फेट कंजुगेशन। फिर आता है तीसरा हमारा क्या, एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन। एंड फोर्थ आता है दैट इज अ मीथाइलेशन, मीथाइलेशन। इनके नाम से पता चल रहा है, जो फर्स्ट फेज था ना हमारा, उसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस हुआ था। जो सेकंड फेज है हमारा, इसमें कंजुगेशन हो रहा है, यानी कि ग्लूकोरोनाइड कंजुगेट होगा, ऐड होगा उसमें, या सल्फेट ऐड होगा हमारे ड्रग मेटाबोलाइट में, या उस ड्रग मेटाबोलाइट में एसिटाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा या मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा। कंजुगेशन का मतलब है कि ये जो ग्रुप्स हैं इनमें से कोई भी सबस्ट्रेट हमारे ड्रग मॉलिक्यूल में ऐड हो सकते हैं। ठीक है ना। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज आवर फेज 1। फेज 2 जो है वो मैं नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूंगी। तो फेज 1 में हमारे जितने भी प्रोसेस हैं या जितने भी प्रोसेस के थ्रू मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होते हैं वो सारे हम कवर करेंगे। ठीक है ना। सो लेट्स कम टू द फेज 1।
ओके तो फेज 1 में हमारा सबसे पहले क्या आता है, दैट इज अ ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन क्या है हमारा, ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा बोल सकते हैं फेज 1 में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। और सिंपल क्या है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, आपने 10th एंड 12th में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ऑक्सीडेशन इट मींस द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो सिंपल मतलब है किसी भी सबस्ट्रेट में, किसी भी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का ऐड होना एंड हाइड्रोजन का रिमूव होना, दिस इज अ सिंपल ऑक्सीडेशन। वही सेम फंडा यहाँ पे अप्लाई है कि यहाँ पे हमारी बॉडी के कुछ एंजाइम्स हैं जिनको हम बोलते हैं मोनो ऑक्सीजनेज या ऑक्सीडेज एंजाइम, एंड दीज एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इनटू द सबस्ट्रेट। ठीक है ना, सो मैं यहाँ लिख देती हूँ द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि हम ये रिएक्शंस हमारी बॉडी में ही हो रहे थे, हमारी ही बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स हैं या एंजाइम्स हैं इनमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स को ऐड करेंगे। ठीक है ना, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन आर ऑक्सीडेज एंड मोनोऑक्सीजनेज ठीक है, एंड द रिएक्शन इन्वॉल्व ड्यूरिंग oxidation is addition of oxygen to the substrate। ठीक है ना, तो भाई ऑक्सीजन का एडिशन होगा एंड एंजाइम कौन से रिस्पॉन्सिबल होंगे, मोनोऑक्सीजनेज एंड ऑक्सीडेज एंजाइम, साइटोक्रोम बी 450 भी बोलते हैं इधर। अब ऑक्सीडेशन में हमारे फिर फर्दर कैटेगराइज है कि ऑक्सीडेशन जो होगा उसमें फर्दर फेजेस हैं कि कहाँ कैसी कैसी ऑक्सीडेशन होगा, एरोमेटिक रिंग पे होगा या बोल सकते हैं अमाइन ग्रुप पे होगा या बोल सकते हैं कि सल्फर ग्रुप पे हो, किस तरीके से ऑक्सीडेशन होगा इसको फर्दर कैटेगराइज किया गया है। आप बोल सकते हैं स्टेप एरोमेटिक एंड साइड चेन हाइड्रोक्सिलेशन। दूसरा आता है हमारा N एंड O डीएल्काइलेशन। तीसरा आता है हमारा दैट इज अ सल्फो ऑक्सीडेशन। ये सब ऑक्सीडेशन का ही पार्ट है। ठीक है ना, एंड लास्ट आता है हमारा, उसको हम बोलते हैं डीएमाइनेशन। ठीक है, अभी तक आपको लग रहा होगा कि मैडम सिर्फ थ्योरी बता रही हैं। अब आता है बेसिक जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ये जितने भी ऑक्सीडेशन, जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, इन सब का हमें इंडिविजुअल एग्जाम्पल देखना है कि ये जो प्रोसेस है ये किस ड्रग्स पे अप्लाई होते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या है एंड किस तरीके से उनका मेटाबॉलिज्म होता है। दिस इज द मेन पार्ट। एंड हर एक प्रोसेस में हमें ड्रग का स्ट्रक्चर बनाना है एंड किस तरीके से उसका मेटाबॉलिज्म होता है, कौन सा ग्रुप ऐड होकर के वो ड्रग किस में कन्वर्ट होती है, वो पूरा स्ट्रक्चर हमें बनाना रहेगा। ठीक है ना, तो ऑक्सीडेशन हम पहला पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन में पहला क्या है हमारा, एरोमेटिक एंड साइड चेन हाइड्रोक्सिलेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एरोमेटिक एंड साइड चेन हाइड्रोक्सिलेशन। सो एरोमेटिक एंड साइड चेन हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या है कि जो भी हमारी एरोमेटिक रिंग्स हैं उन एरोमेटिक रिंग्स में हाइड्रोक्सिलेशन हो जाना है। हाइड्रोक्सिलेशन कब होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है ना, सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जितनी भी हमारी एरोमेटिक रिंग्स हैं उनमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इन रिंग्स में सबसे पहले इंटरमीडिएट बनता है एंड देन वो इंटरमीडिएट कन्वर्ट होता है फिनोलिक कंपाउंड में। मैं लिखती हूँ यहाँ पे ऑल aromatic hydroxylation proceeds with intermediate epoxide which rearrange to form phenolic
कंपाउंड, ठीक है ना। अब इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज दिस इज आवर कंपाउंड, ठीक है ना। इस रिंग पे, इस पोजीशन पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है या कोई चेन जुड़ी है या कोई भी सब्स्टिट्यूशन जुड़ा है, ठीक है ना। अब इस ग्रुप के ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजिशन, दिस इज द ऑर्थो, मेटा, पैरा पोजिशन। इस ग्रुप के जो पैरा पोजिशन होगा, इस पैरा पोजिशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा एंड सब्स्टिट्यूशन होने से पहले सबसे पहले एक इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट जब बनेगा तो यानी कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इपॉक्साइड में। जो इंटरमीडिएट बनेगा दैट इज द इपॉक्साइड। एंड मैंने क्या बताया कि किस पोजीशन पे होगा, यानी कि ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशन पे ये आपका बना इपॉक्साइड, ठीक है ना। ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशन जो है आपकी इन्वॉल्व है इपॉक्साइड। दिस इज द इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट। एंड जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है वो किसमें कन्वर्ट होगा, जब ये इपॉक्साइड फिर से फर्दर रीअरेंज होगा। अब रीअरेंज आपको पता है ना कैसे होता है, कि ये जो बॉन्ड है ये वापस इधर रीअरेंज हो जाता है एंड ये फिर कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये बॉन्ड क्या है, एक शो करता है हाइड्रोजन, ठीक है ना। सो अब ये बॉन्ड रीअरेंज होकर के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोक्सिल बॉन्ड शो करेगा। सो दिस इज द फाइनल कंपाउंड, दिस, ये आपका बन गया हाइड्रोक्सिल, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है। सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है ना। यानी कि जो आपका हाइड्रोक्सिलेशन होगा एरोमेटिक रिंग में, उसमें जो सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, उसके मेटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिलेशन होगा एंड वो हाइड्रोक्सिलेशन से पहले इपॉक्साइड बनेगा जो कि एक इंटरमीडिएट है। ये तो हुआ एग्जांपल। अब हम ये देखते हैं कि ये एग्जांपल हमारे किस ड्रग में फिट होता है। तो यहाँ पे बहुत ही फेमस ड्रग है हमारे, दैट इज फेनेटोइन। फेनेटोइन का स्ट्रक्चर सबको याद होगा, सबको नहीं याद होगा, चलिए ठीक है मैं बताती हूँ। फेनेटोइन 5 डेंटोइन हाइड्रोएंटोइन प्रोसेस है, स्ट्रक्चर होता है। ओके, सो दिस इज द क्या, दिस इज द फेनेटोइन। अब फेनेटोइन में ये वाली जो रिंग है, इस रिंग को आप देख रहे हैं, ये जो है ये आर ग्रुप आप पूरा मान लीजिए, जो मैंने अभी आपको इससे पहले बताया, ये दिस इज द आर ग्रुप। अब इस आर ग्रुप के ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशन पे आ जाइए। पैरा पोजीशन पे क्या बनेगा, सबसे पहले हमारा बनता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट बनेगा ना जो कि आपका ओ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। सो अब इंटरमीडिएट जब बनेगा तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, दैट इज द कुछ इस तरीके से। यहाँ पे लग गया कि हमारा OH ग्रुप। तो ये जो हमारा फेनेटोइन था ना, ये कन्वर्ट हुआ पैरा हाइड्रोक्सी फेनेटोइन में, ठीक है ना। दिस इज द, अब ये जो पैरा हाइड्रोक्सी फेनेटोइन है ये फर्दर ग्लूकुरोनाइड कंजुगेशन करता है, तभी जाकर ये पोलर मॉइटी में कन्वर्ट होता है। एक चीज और आपको याद रखनी है, जब भी किसी ग्रुप से OH ग्रुप लग जाता है ना, जब भी कोई कंपाउंड से OH ग्रुप लगता है, दैट कंपाउंड भी नाउ बिकम मोर पोलर। अब ये जो कंपाउंड है ये ज्यादा पोलर है, ठीक है ना। अब ये इसका एक्सक्रीशन बहुत इजी हो सकता है। एंड नाउ दिस कंपाउंड इज कॉल्ड पैरा हाइड्रोक्सी। ऑर्थो, मेटा, पैरा पोजीशन पे क्या लगा, हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप। सो नाउ दिस कंपाउंड इज कॉल्ड पैरा हाइड्रोक्सी फेनेटोइन, ठीक है ना। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्जुगेशन की या नेक्स्ट एग्जांपल की। नेक्स्ट आता है हमारा N and O डीएल्काइलेशन। N and O डीएल्काइलेशन का मतलब क्या है, डीएल्काइलेशन का मतलब कि रिमूवल ऑफ एल्काइल चेन या एल्काइल ग्रुप फ्रॉम द एनी मोइटी, राइट।
सो यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे एन डी एल्केशन का मतलब क्या है। एन डी एल्केशन का मतलब है कि किसी भी एल्काइल ग्रुप का रिमूवल कर देना NOT से, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं, ऑक्सीडेटिव, ये क्या है हमारा एक ऑक्सीडेटिव बायो ट्रांसफॉर्मेशन है। एंड एन डी एल्केलेशन इज वेरी कॉमन बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ये किस में होता है, टर्शरी एलिफैटिक अमाइन में। टर्शरी एलिफैटिक अमाइन का एग्जांपल मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है, दिस इज आवर टर्शरी एलिफैटिक अमाइन। टर्शरी एलिफैटिक अमाइन कैसे है, नाइट्रोजन हमारा क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, टर्शरी है, ठीक है। टर्शरी एलिफैटिक, एलिफैटिक का मतलब कि ये एक चेन से जुड़ा, कार्बन चेन से, लॉन्ग ओपन कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, तो क्या हो हमारा ये टर्शरी एलिफैटिक, एंड ये क्या है हमारा अमाइन ग्रुप है, ठीक है ना। तो ये जो एन डी एल्केलेशन है ये हमारा जो टर्शरी अमाइनो, टर्शरी एलिफैटिक अमाइन ग्रुप में पाया जाता है। एंड कैरिड आउट किसकी प्रेजेंस में होगा, जो हमारे एंजाइम होते हैं साइटोक्रोम P450, इसकी प्रेजेंस में इस ग्रुप का एन डी एल्केलेशन होगा। एन डी एल्केलेशन का मतलब क्या है कि ये जो नाइट्रोजन ग्रुप है इसके अल्फा कार्बन, दिस इज द अल्फा कार्बन, भाई यहाँ सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पे, तो सब्स्टिट्यूशन के जस्ट बगल में जो पहला कार्बन होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है ना। तो अल्फा कार्बन पे ऑक्सीजन जब जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्सिल बन जाएगा। H जो हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा इस H का। एंड जो हाइड्रोक्सिलेशन होगा वो हमारा पहला इंटरमीडिएट बनेगा जिसको हम बोलेंगे कार्बिनोलामीन, ठीक है ना। मैं यहाँ पे समझाती हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा है द इनिशियल स्टेप इन्वॉल्व्स हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ कार्बन अल्फा टू अमाइनो ग्रुप। ये अमाइनो ग्रुप का कार्बन अल्फा है एंड इसका हाइड्रोक्सिलेशन होगा, क्या बनेगा, कार्बिनोलामीन। किसके प्रेजेंस में होगा, एंजाइम के प्रेजेंस में। कौन से एंजाइम, साइटोक्रोम P450, साइटोक्रोम P450 की प्रेजेंस में ये एक इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट जब बनेगा तो सिंपल है कि यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाएगा आपका, ठीक है ना। एंड ये आपका टर्शरी अमाइन ग्रुप तो है ही, ठीक है ना। अब ये जो बना आपका कार्बिनोलामीन, दिस इज द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, दिस इज वेरी अनस्टेबल कार्बिनोलामीन। सो ये एक हमारा इंटरमीडिएट बनेगा। फर्दर अब ये इंटरमीडिएट रीअरेंज होगा एंड देन फिर ये क्लीव्ड आउट हो जाएगा। क्लीव्ड आउट होकर के ये जो हमारा टर्शरी अमाइन ग्रुप है ये रिमूव आउट हो जाएगा इस एल्काइल चेन से। सो एन डी एल्काइलेशन का मतलब क्या है कि जो टर्शरी अमाइन ग्रुप है वो एल्काइल चेन से रिमूव आउट हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं। ओके, सो ये हमारा जो इंटरमीडिएट है अब ये फिर से क्लीव्ड आउट होगा एंड क्लीव्ड आउट होने के बाद जो हमारा ये अमाइन है ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी अमाइन में। किसमें, सेकेंडरी अमाइन में। एंड रिमूवल होगा कार्बन एंड दूसरा बनेगा हमारा कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है ना। कार्बोनिल कंपाउंड में ये कीटोन कहाँ से आया, कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म। अगर आपने पढ़ा है, इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा कि जो OH ग्रुप है वो कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म करता है। मतलब क्या है कि ये चाहे तो आप O भी लिख सकते हो, ठीक है ना, कीटोन भी लिख सकते हो, इनॉल भी लिख सकते हो, क्योंकि ये जो बॉन्ड है ये H में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनॉल फॉर्म हो जाएगा। एंड वही H जो है आपका अगर बॉन्ड बना लेगा तो कीटोन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म। सो ये हमारा बनेगा कार्बोनिल कंपाउंड। सो जो हमने एन डी एल्काइलेशन पढ़ा, एन डी एल्काइलेशन में हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे टर्शरी अमाइन एलिफैटिक ग्रुप्स होते हैं उनमें इस तरीके का बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एंड उसमें सबसे पहले क्या होता है, जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स हैं उनकी प्रेजेंस में एक इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट जो नाइट्रोजन का अल्फा कार्बन होगा, अमाइन ग्रुप का जो अल्फा कार्बन होगा उस अल्फा कार्बन पे हाइड्रोक्सिलेशन होगा। हाइड्रोक्सिलेशन होने के बाद वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में बनेगा जिसको हम बोलेंगे कार्बिनोलामीन। ये हमें लिखा है कार्बिनोलामीन। एंड फिर ये कार्बिनोलामीन जो है फर्दर क्लीव्ड आउट होगा या बोल सकते हैं ब्रेक आउट होगा। ब्रेक आउट होकर के जो टर्शरी नाइट्रोजन है, टर्शरी अमाइन है, ये हमारा आता है हमारा ऑक्सीडेशन में NDO एल्काइलेशन। इसका एग्जांपल आता है हमारा कोडीन। कोडीन का जब OD मिथाइलेशन होता है तो बनता है मॉर्फिन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ OD एल्काइलेशन। सो ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट द कोडीन। So this is the structure of what? This is the structure of codeine.
ठीक है ना। अब इस कोडीन का जब ओ डी एल्काइलेशन होगा, ओ डी एल्काइलेशन मतलब कि जब इस कोडीन का ओ डी एल्काइलेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, नाउ इट गेट कन्वर्टेड इनटू द मॉर्फिन, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, ठीक है ना। अब ओ डी एल्काइलेशन कैसे होता है, हेमी एसिटल फॉर्म बनेगा। हेमी एसिटल फॉर्म कैसे बनेगा, इस पोजीशन पे ये जो आपका एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है ऑक्सीजन से, ठीक है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के साथ ये वाला एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना। सो इसको ही रिमूव कर दिया जाएगा एंड रिमूव होकर के क्या बन जाएगा, उसका हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा। हाइड्रोक्सिलेशन होकर के वो बन जाएगा मॉर्फिन। सो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ यही एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, बाकी जो आप यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना। तो यही एक ग्रुप है जो ऑक्सीजन के साथ एल्काइल ग्रुप में है, ठीक है। अब इसी का ओ डी एल्काइलेशन अगर किया जाएगा सो बन जाएगा हमारा दैट इज अ मॉर्फिन। मॉर्फिन, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन। सो मॉर्फिन क्या है, एक मेटाबोलाइट फॉर्म है हमारा किसका, कोडीन का। तो कोडीन को भी अगर देते हैं तो बॉडी में मेटाबोलाइज होकर के मॉर्फिन में ही कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ओ डी एल्काइलेशन। अब नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज अ डी एमाइनेशन। डी एमाइनेशन का मतलब क्या है, मतलब कि रिमूवल ऑफ एमाइन ग्रुप फ्रॉम द एनी मॉइटी, राइट। देखते हैं इसको। सो डीएमाइनेशन जैसे मैंने बताया दैट इज अ रिमूवल ऑफ अमाइन ग्रुप फ्रॉम द एनी मॉइटी। एंड इसमें भी बोल रहे हैं कि जो सेकेंडरी अमाइंस होते हैं एंड जो टर्शरी अमाइंस होते हैं वही ग्रुप जो होते हैं दैट आर ससेप्टेबल टू द डीएमाइनेशन एंड दे क्लीव टू गिव अमोनिया, यानी कि वो क्लीव आउट हो जाते हैं एंड अमोनिया फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देती हूँ, दिस इज द ठीक है, ये क्या है हमारा प्राइमरी अमाइन है, ये क्या है हमारा, ये हमारा नाइट्रोजन एक ग्रुप कार्बन से जुड़ा हुआ, दिस इज आवर प्राइमरी अमाइन। अब इससे इस कार्बन से जब इसका हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना क्योंकि ये हमारा ऑक्सीडेशन में हम पढ़ रहे हैं। सो इस हाइड्रोजन का अगर ऑक्सीडेशन हो जाएगा या हाइड्रोक्सिलेशन हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, सो यहाँ पे बनेगा आपका कुछ इस तरीके से एंड ये जो अमाइन ग्रुप है ये रिमूव आउट हो जाएगा, इस तरीके से रिमूव आउट हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये हमारा बेसिकली होती है सब चीजें प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन में। तो ये एग्जांपल जो था हमारा प्राइमरी अमाइन का। अब ड्रग है हमारी, फॉर एग्जांपल इसमें हम एग्जांपल लेते हैं हमारी ड्रग दैट इज अ प्रोपेनोलोल। प्रोपेनोलोल में कौन सा अमाइन ग्रुप प्रेजेंट रहता है, दैट इज अ सेकेंडरी अमाइन प्रेजेंट रहता है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं हमारी सेकेंडरी अमाइन का। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, दैट इज अ प्रोपेनोलोल। यहाँ पे आप अमाइन देख सकते हैं, दिस इज अवर सेकेंडरी अमाइन, ठीक है ना। तो ये सेकेंडरी अमाइन एंड प्राइमरी अमाइन दोनों क्लीव आउट होता है। तो ये सेकेंडरी अमाइन जब क्लीव आउट होगा तो हमारी ड्रग किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, CH2OH में। इस यहाँ पे इस ग्रुप का जब क्लियर आउट होगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड एंड जो आपका अमाइन है वो क्लियर आउट हो जाएगा तो वो बन जाएगा NHCH3 एंड ये जो आपका अमाइन है वो रिमूव आउट हो जाएगा, ठीक है।
सो दिस इज द एग्जांपल आवर डीएमाइनेशन। लास्ट आता है हमारा, ये हमारा ऑक्सीडेशन में हमने कंप्लीट कर लिए। पहला हमने पढ़ा था एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन, दूसरा हमने पढ़ा एन एंड ओ डीएल्काइलेशन, एंड तीसरा हमने पढ़ा दैट इज अ डीएमाइनेशन। ये हमारा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस था। अब फेज 1 में ऑक्सीडेशन कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे रिडक्शन की एंड हाइड्रोलिसिस की। तो देख लेते हैं रिडक्शन। ऑक्सीडेशन के बाद आता है हमारा दैट इज अ रिडक्शन, रिडक्टिव बायो ट्रांसफॉर्मेशन। रिडक्टिव बायो ट्रांसफॉर्मेशन उन्हीं ग्रुप्स कंपाउंड्स में होता है जिनमें या तो नाइट्रो ग्रुप पाया जाए या उनमें एजो ग्रुप पाया जाए, ठीक है ना। नाइट्रो ग्रुप या एजो ग्रुप पाया जाएगा या फिर अगर कार्बोनिल ग्रुप पाया जाएगा तभी उन मॉइटी में, उन्हीं ड्रग्स में ये रिडक्शन, रिडक्टिव बायो ट्रांसफॉर्मेशन पाया जाएगा, ठीक है ना। अब इस रिडक्टिव बायो ट्रांसफॉर्मेशन में होता है क्या है, रिडक्शन ऑफ एजो ग्रुप। ये क्या हमारा एजो ग्रुप है एंड इस एजो ग्रुप का रिडक्शन होकर के ये हाइड्रोजो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप बोल सकते हैं एक आप हाइड्रोजन बॉन्ड का रिडक्शन हुआ है, ठीक है ना। सो ये एजो ग्रुप हाइड्रोजो ग्रुप में रिड्यूस हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। एंड विच इवेंचुअली गेट्स क्लीव टू गिव 2 अमाइंस, एंड ये जो हमारा 2 अमाइंस सेपरेट आउट हो जाएंगे, सेपरेट आउट होकर के दोनों 2 अमाइंस फॉर्मेशन करने लगेंगे, ठीक है ना। इसी को हम बोल रहे हैं रिडक्टिव बायो ट्रांसफॉर्मेशन। इसका एग्जांपल हमको देखने को मिलता है प्रोंटोसिल डाई। प्रोंटोसिल डाई में पता है ना कि जो सल्फोनामाइड की जब डिस्कवरी हो रही थी तो जो पहली डाई डिस्कवर हुई थी प्रोंटोसिल, उसी से फिर सल्फोनिलामाइड्स आई थी। सो प्रोंटोसिल का जब बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, रिडक्टिव बायो ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये जो आपका एजो ग्रुप है इसका रिडक्शन होगा एंड ये रिडक्ट होकर के ये सेपरेट आउट हो जाएंगी, क्लीव्ड हो जाएंगी एंड 2 हमारे कंपाउंड बनेंगे। ये जो आप देख, दिस इज आवर सल्फोनामाइड, ये हमारा बना सल्फोनामाइड, ठीक है ना। क्लीव्ड आउट हो गया, 2 अमाइंस फॉर्मेशन हो गए एंड ये हमारा बनेगा 1,2,4 ट्राई अमीनो बेंजीन, 1,2,4 ट्राई अमीनो बेंजीन। तो दिस इज आवर रिडक्टिव बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने क्या पढ़ा, फेज 1 बायो ट्रांसफॉर्मेशन में हमने पढ़ा कि ऑक्सीडेशन में हमने पढ़ा एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन, एन डीएल्काइलेशन एंड ओ डीएल्काइलेशन एंड डीएमाइनेशन, ठीक है। फिर हमने पढ़ा रिडक्टिव बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारा फेज 1 के बायो ट्रांसफॉर्मेशन थे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी फेज 2 बायो ट्रांसफॉर्मेशन। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, या आपको समझ में आया या नहीं आया, ओके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।